नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ खास काम किया है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट, ऐसा कोई भी नहीं है। जी हाँ, इमोशनल वेलनेस कोच, जी हाँ, मीनाक्षी वर्मा आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत सारा स्वागत है। थैंक यू। तो पहले तो अभी तक हमने जो नाम लिया, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इस तरह की बीमारियां या फिर इस तरह के डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये इमोशनल वेलनेस कोच ये क्या है? ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है कि हम सबके अंदर इमोशंस होते हैं। बिल्कुल। और ये मेंटल स्टेट तक तब पहुंचते हैं जब हम इन इमोशंस को एड्रेस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम अगर इन सारे इमोशंस को बहुत पहले ही एड्रेस करना स्टार्ट कर दें तो आगे चल के जो हमें मानसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं डिप्रेशन हो गया, पैनिक अटैक आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, या बहुत आगे के भी जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिज़िकल डिजीज़ेस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। तो मेरा ये है कि हम उतने तक जाने से पहले ही क्यों ना इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इमोशन से ही स्टार्ट होती हैं। दैट्स वाई द टर्म इमोशनल वेलनेस कोच। क्या बात है। वैसे इमोशन आपको हमने देखा तो हमारे भी इमोशन कुछ अलग से हो गए कि आपने जैसे बताया ना अभी कि आप एक एज के बाद या फिर आप वहीं पे उसको डायग्नोस कर लेती हैं। तो क्या कोई ख़ास एज है कि जहाँ पे डायग्नोस अगर कराए पेशेंट तो वहाँ पे आप उसका पता कर सकती हैं? इसमें पहले हम एक टर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम लोग पेशेंट यूजुअली यूज़ नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि हम मेंटीज़ बोले, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लिंग्विस्टिकली भी जब हम किसी को लेबल करते हैं तो लोग इससे भी कतराते हैं, वो दूर होना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते, वो एसोसिएट नहीं करना चाहते कि हम पेशेंट हैं। सेकेंडली, एक्चुअली इसमें डायग्नोस करने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है लाइफ का, अपने इमोशंस को समझना, जो सबको आना चाहिए और बचपन से आना चाहिए। हम बचपन से पढ़ाई करते हैं, बचपन से सब कुछ करते हैं, बट ये जो इमोशंस वाला पार्ट होता है इसको हम कभी एड्रेस नहीं करते। हमें ना स्कूल में सिखाया जाता है ना घर में सिखाया जाता है। अगर हम थोड़े से भी इमोशनल होते हैं तो लोग बोलते हैं डील विद इट। अब कैसे करें डील? कौन हमें बताएगा कि उस इमोशंस को जो आ रहे हैं उस पल में वो हम कैसे उसको संभालें या कैसे उसको समझें? क्योंकि जब एक छोटा बच्चा किसी इमोशन को समझना स्टार्ट करता है तो उसे नहीं पता होता कि उसे क्या महसूस करना है। अगर मैं एक छोटा सा केस अपना बताऊं, अभी रिसेंटली मैं एक फ़ीमेल के साथ काम कर रही थी और उन्होंने कहा कि भाई मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया है बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब हम उनके कहीं ना कहीं पास्ट में गए तो हमने ये पाया कि बहुत छोटी सी उम्र में उनको उनके फादर ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। राइट, उनको कहा था कि आपकी शादी मैं ना किसी ऐसी इंसान से करा दूँगा। और ये सुनने के बाद वो छोटी बच्ची, उसको लगा ओह मैं तो अभी 8th क्लास में हूँ, अगर मेरी शादी पापा ने किसी आदमी से करा दी तो फिर मैं उससे कैसे संभालूंगी, क्योंकि वो तो मुझे मारेगा पीटेगा, क्योंकि बचपन से उसने यही देखा था। और वही सेम डर जो है जो उस दिन बैठा उसके मन में, वो डर अगर बहुत पहले ही उसी दिन शायद किसी बड़े ने एड्रेस कर दिया होता तो शायद इतने सालों तक वो उस डर को लेके नहीं चलती। तो ये बस एक ऐसी बात है कि उन इमोशंस को हमें वहीं पे कैसे उन बच्चों के लिए एड्रेस कर देना है, ये शायद ज़्यादा ज़रूरी। इसमें डायग्नोस की ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, पर जब लोग बहुत ज़्यादा वक्त उस इमोशन के साथ बिता के आते हैं तो वो कुछ भयानक और भयंकर बन जाता है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप के पास जो पेशेंट आते हैं वो मेंटीज, सॉरी, तो ये बताइए आप को वो कैसे, मतलब वो अपने आप को कैसे समझते हैं कि आपके पास आना चाहिए? अक्सर उन्हें ये समझ में आता है कि ओके अब ना मुझे इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या अब ना मुझे कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो रहा है, अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, या अब ना ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी बट मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या मेरे रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो जब ऐसी कुछ चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है और अनफॉर्चुनेटली जब वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अब समझ नहीं आता कि अब क्या करें ज़िंदगी का, तब वो कहीं ना कहीं जब जवाब ढूंढने निकलते हैं तब हम जैसे लोग कहीं ना कहीं उनको मिल जाते हैं फॉर्चुनेटली। मगर हाँ, कहीं वो बहुत पहले आ जाए, एक
बहुत पहली उम्र में तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये चीज़ थोड़ी सी मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इमोशनल वेलनेस कोच, तो जैसे अभी तक तो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे वर्ड्स तो हमने सुने हुए हैं, लेकिन ये इमोशनल जो कोच है, तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? किस तरह से आप मरीजों का इलाज करते हैं? हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही होता है कि पहले हम उस इंसान की केस स्टडी लेते हैं। हम समझते हैं कि अच्छा इनके लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। जैसे हमारा जो एक पहला मीटिंग होता है किसी से भी, वो ये जानने के लिए होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि अरे हमारे रिश्ते में ये हो गया, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ये चल रहा है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा है, या मुझे डिप्रेशन है, या मुझे एंग्जाइटी हो रही है, या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो ये सारी, या बहुत सारे लोगों के पास हो गए हैं, नहीं हो रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है बट ज़िंदगी नहीं चेंज हो रही है। मीनाक्षी जी, ये बताइए कि जब आपके पास कोई मेंटीज आते हैं तो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं? राइट, इसमें हम पहले ये करते हैं कि उस इंसान की केस हिस्ट्री समझते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स रहे हैं क्वेश्चंस के रूप में। जैसे वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि अच्छा मेरे रिलेशनशिप में मुझे ये प्रॉब्लम है, या प्रोफेशनल लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, मेरा सेल्फ वर्थ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो उसको पकड़ते हुए हम अपने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेंटी आई थी, उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, और मेरी मम्मी जो थी वो भी बिज़नेस में थी, मैं भी बिज़नेस में जाना चाह रही हूँ, और मुझे फाइनेंस में रिस्क लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिसेंटली मुझे डिप्रेशन टाइप फील हो रहा है। तो फिर मतलब वो एक तरह से ये बता रही थी कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही है बट ये अचानक से पता नहीं क्यों डिप्रेशन आ रहा है। तो उसमें ये समझ में आ रहा था कि नहीं, कुछ कड़ी है जो मिस हो रही है। सो आई केप्ट आस्किंग हर क्वेश्चंस कि ओके, तो पास्ट में आप थोड़ा सा बताओ कि मदर के साथ क्या चीज़ें थी। अगर मदर ऑलरेडी बिजनेस में बहुत अच्छी थी तो आपको तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट फिर बहुत बाद में होता है ना, एक पॉइंट के बाद जब उनका डिफेंस टूटा तो उन्होंने कहा कि मम्मी अपने लिए हमेशा वो थी, बट मेरे लिए उनको बहुत शंका रहती है, वो नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। तो यहीं पे समझ में आ गया कि इनका जो रिश्ता है अपनी माँ के साथ वो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ उन्होंने कहा कि यही सेम चीज़ मेरे हस्बैंड और मेरी मदर में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट बस यही चीज़ कॉमन है कि वो लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे कि मैं कर सकती हूँ। जिस वजह से क्या हो रहा है कि शी नोज शी हैज़ द कैपेसिटी, शी नोज शी वांट्स टू टेक द रिस्क, शी हैज़ द करेज, बट वो सामने वाला जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है वही उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। तो जिस वजह से वो डिप्रेशन सेट इन हो रहा है, क्योंकि इतने दिनों से शी वॉज जस्ट हैविंग एक तरह से लॉसेस, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे। तो होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी सब गलत हो रहा है। तो एक तरह से इसमें ये रहता है कि हम बाय क्वेश्चंस उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनके पास्ट को समझते हैं, उनके पैटर्न्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। जैसे हमने बताया कि बचपन में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है उसी को आप बार बार रीलिव करते हो। तो उस पैटर्न को नोट करने के साथ साथ हमें वो समझ में आता बहुत आसानी से है कि पास्ट में क्या हुआ होगा। और जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसके हिसाब से उसको बताते हैं कि आपकी सेल्फ इमेज पे इशू मतलब वर्क होगा या आपके रिलेशनशिप के अराउंड वर्क होगा। यूजुअली सेल्फ इमेज ही निकल के आता है जहाँ पे हमें वर्क करना रहता है, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी से एसोसिएटेड रहता है। तो जब हम ये पूरा डिस्कवर कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने सेशंस को पैकेज में एक तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको उस पैकेज के थ्रू हम पहले नंबर ऑफ़ सेशंस में उनके इमोशंस को एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं। उनके जो भी इमोशंस हो, डर हो, फियर हो, रिजेक्शन हो, हेट्रेड हो, एंगर हो, इवन रोना धोना हो, जो भी हो, उसको हम पहले एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं। और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो सारे इमोशंस कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाते हैं तो फिर एक सेकेंड लेयर ऑफ चीज़ निकल के आती है, जो होती है उनके जैसे होता है ना, जो इमोशंस इतने सालों तक रहे उनके, उसकी वजह से क्या चीज़ें हुई हैं, राइट। जैसे अगर कोई बहुत इमोशनल है, कोई बहुत सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली चीज़ है वो अपने रिश्तों को बहुत ही लाइटली लिया होगा या बहुत ही दूर रखा होगा उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इन कॉन्सिक्वेंसेस पे वर्क होता है और फाइनल स्टेजेस पे वर्क इस पे होता है कि आप यहाँ से क्या बनना चाहते हो, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे इमोशंस को एड्रेस किया, यहाँ पे उस पर्सनैलिटी चेंजेस को एड्रेस किया। अब क्या है कि वहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है कि अगर मैं जो थी वो नहीं हूँ अब, तो आगे क्या।
तो उस आगे क्या के लिए फिर हम वहाँ पे एक तरह से सीडिंग करना स्टार्ट कर दें कि अब आप कैसी पर्सनालिटी चाहते हो, जी। राइट। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें हम उन सेशंस को एड्रेस करते हैं। बट हाँ, ये इतने कंपार्टमेंटलाइज्ड नहीं होते हैं, ये अप्स एंड डाउन्स के साथ होते हैं। इसीलिए सेशंस जब भी कोई लेता है हम उन्हें ग्रुप ऑफ सेशंस देते हैं। ये नहीं कि आप एक दिन आ जाओ, एक दिन आपसे बातचीत हो गई और अब दूसरे दिन आपका जब मन करे तब आना, वो हीलिंग नहीं होती है। हीलिंग के लिए आपने अगर वही 20 साल तक अगर चीज़ें झेली हैं तो कम से कम हर 1 साल के लिए 2-3 घंटा तो दोगे आप, तभी वो चीज़ उभर के आती है। तो हमारा इसी तरह से काम होता है, हम सेशंस में वर्क करते हैं, ग्रुप ऑफ सेशंस में, और उसे कस्टमाइज़ करते हैं उस पर्सन के हिस्ट्री, पैटर्न्स और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। और अगर मान लीजिए एक नॉर्मल सा एक लेमैन सवाल मैं करता हूँ आपसे, जैसे मान लीजिए डिप्रेशन आजकल, पहले हम लोगों के समय में था कि जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होती थी स्कूल में तो हम लोगों के टीचर इतनी धुलाई करते थे कि डिप्रेशन नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती थी। घर में अगर प्रॉब्लम आई तो पिताजी इतनी धुलाई करते थे, माताजी धुलाई कर देती थी, तो हम लोग डिप्रेशन से दूर रहते थे। आजकल के बच्चे हैं, उनको सारी चीज़ें मुहैया रहती हैं, वीडियो पे गेम खेल रहा है, और सुनने में भी आया कुछ दिन पहले ही कि वीडियो पे मना कर दिया मदर ने उनकी, तो उन्होंने फांसी लगाई। तो वो डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा, मोबाइल देखने से मना कर दिया। अगर वो आजकल कुछ ऐसे गेम आ रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स लोग खेलते हैं, और कोई प्रॉब्लम आई तो वो डिप्रेशन कर लिया और वो सुसाइड भी कर लिया या अटेम्प्ट टू सुसाइड पे चला गया। तो ये बताइए, अगर मान ली कोई डिप्रेशन नाम की जो पौध इस समय पनप रही है हमारे देश में ही नहीं विश्व में पनप रही है डिप्रेशन, तो ये बताइए डिप्रेशन जैसी ये जो चिड़िया है, अगर मान ली किसी को आ रही है दिमाग में, तो क्या इसके लिए कोई खास सेशन है कि इतने दिन में ये ख़त्म हो सकता है या इसमें आई थिंक 2-3 चीज़ें जिसका मैं जवाब देना चाहूँगी। पहली चीज़ कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि पहले के ज़माने में ये चीज़ नहीं होता था। जी। इसमें 2 चीज़ें। पहले के ज़माने में क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों को लेके, इसकी वजह से इस जनरेशन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। होता ना कि अगर हमारे पेरेंट्स ने ले लिया होता तो आजकल के बच्चों को नहीं लेना पड़ता। एक ये चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि पहले के ज़माने के लोग, आपने बिल्कुल कहा कि उनको मार मार के इतना दबा दिया जाता था कि अपने इमोशंस को अपने अंदर रखो। इसीलिए जो पॉपुलेशन एक तरह से उस जनरेशन की है, उनमें आप भयंकर क्रॉनिक डिजीज़ेस पाओगे। ब्लड प्रेशर हाई है, डायबिटीज़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक पेन है, ये पेन है, वो पेन है, या वो अपना मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो बैठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं। फिर वो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको बेहद ट्रॉमेटाइज़ करते हैं, बेहद ज़्यादा। लाइक कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, वो बेटा अपनी माँ को लेके आना चाह रहा था क्योंकि उसका था कि माँ ना अब बिल्कुल अपने सेंसेस में रह ही नहीं गई है। लाइक मेरी शादी होने वाली है, बट अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने जो भी लाइफ में झेला है या जो भी चीज़ें की हैं वो रोज़ शाम को बैठ के मेरे ऊपर उतारती हैं, और हम उनको चुप ही नहीं करा पा रहे हैं, और मेरे फादर सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं इस चीज़ को। तो अब क्या हुआ है कि इतने सालों तक वो झेलते अब क्या हो रहा है, अब वो फूट के निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आज के ज़माने में ये चीज़ें, पहले नहीं था। पहले भी था, आज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहले के लोगों ने इस चीज़ को कभी एड्रेस ही नहीं किया। ये एक क्वेश्चन का एक था। और इसमें एक दूसरी चीज़ जो आपने पूछी कि ये जो डिप्रेशन जैसी चीज़ है या एंग्जाइटी जैसी चीज़ है, ये क्या है? बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है। बीमारी कहीं और होती है। जैसे लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता हूँ या करती, ये बहुत कॉमन है आजकल। प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली सिम्टम है जिसको अगर आप बार बार ठीक करने की कोशिश करोगे तो आपकी प्रॉब्लम, समस्या बनी रहेगी। आपको ये समझना है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम, वही चीज़, ये काम के वजह से मुझे ये डर है कि अगर मैंने ये काम किया, अगर मैं फ़ेल हो गया या हो गई तो लोग मुझे जज करेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है कि मैं वो काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो पहले तो ये समझना होगा कि अगर आप सिम्टम को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप तभी भी प्रॉब्लम में रहोगे। उसके लिए आपको रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओवर थिंकिंग सिम्टम है, डिप्रेशन सिम्टम है, पैनिक अटैक सिम्टम है, और भी इतनी सारी, इवन फिज़िकल डिजीज़ेस सिम्टम है। आपको जो हेडेक होता है या ये होता है, ये आपकी शरीर आपको चीख चीख के बोलना चाह रही है कि प्लीज़
समझो, कुछ प्रॉब्लम है उसे एड्रेस करना है, ठीक है, प्लीज़ लिसन टू इट। और अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर वो आगे चल के डिजीज़ में कन्वर्ट होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम है, और लोग बार बार इस सिम्टम को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो होता है ना कि आप पेड़ के पत्तों को तोड़ रहे हैं, पेड़ में जो फल उग रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, बट अगर आपको उस पेड़ को ख़त्म करना है तो आपको कहाँ से उसको उखाड़ना होगा? रूट से, राइट। ये रूट्स को लोग नहीं समझ रहे हैं और ना ही इसे देखना चाह रहे हैं। तो जब हम काम करते हैं तो हमारा वही चीज़ है कि हमने आपकी कहानी समझ ली, बट हमें ये समझना है कि वो जड़ कहाँ पे, और उस जड़ को हम कैसे निकालें धीरे धीरे। और वैसे अगर डिप्रेशन की बात करें तो क्या डिप्रेशन हमेशा के लिए निकल सकता है अगर किसी को आ गया है डिप्रेशन तो? हाँ बिल्कुल निकल सकता कितना है। टाइम लगता होगा उसमें अब यही चीज़ है अनुमान, इसमें ये है कि कहीं ना कहीं उस डिप्रेशन, ये सवाल का जवाब देना थोड़ा, क्योंकि इसका जवाब जो है थोड़ा सब्जेक्टिव है, कि पहले तो बहुत सारे लोगों को हाँ ये भी दिक्कत आती है कि लोग अपने सिम्टम्स को ही गूगल बाबा के थ्रू वो डिसाइड करते हैं। जैसे मेरे कितने सारे मेंटीज़ हैं, उनका कहना है कि मुझे ADHD है। एक ADHD को तो लोग इतना अपने आप को मतलब वो करते हैं एसोसिएट कि कोई एंड नहीं है उसका, तो लोगों को है कि मुझे ADHD है। बट जब हम उन्हें आउटराइट नहीं कहते ऐसा, जब हम सेशंस के थ्रू समझते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली इस इंसान को ADHD तो है ही नहीं, इसने बस एक अपने दिमाग में बना लिया है कि मुझे ADHD है, या मुझे डिप्रेशन है, या मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। वो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग पहले समझ ही नहीं रहे। और जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि लोग जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम हो जाते हैं या जो एक्सट्रीम हरकतें करते हैं, वहाँ पे ये चैलेंज आता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा टूट जाते हैं, इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि उनको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे उसमें एक हम टर्म यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो बिल्कुल ही अपने लाइफ से डील नहीं कर पा रहा है, तो जो दिमाग है, दिमाग का हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो हमें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। तो क्या करेगा, अगर दिमाग को लग रहा है कि नहीं खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है, तो फिर वो हमें ऐसे सिचुएशंस में ले जाएगा जहाँ पे हम सेल्फ हार्म करेंगे। सेल्फ हार्म के 2 रीज़न्स होते हैं। एक ये कि हम अपने आप को बहुत अनसेफ मान रहे हैं और हमें पता है कि अब होपलेस कंडीशन है, और सेकंड ये कि हम तभी वो हरकत अपने साथ करते हैं जब हमें ये महसूस होता है कि दुनिया ने ना मुझे इतना डिस्ट्रॉय किया है। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेल्फ हार्म करते हैं। सुसाइडल अटैक, या सुसाइडल हो गया, या अपना हाथ काटना हो गया, ये सारी चीज़ें। वो ये नहीं होता है कि अच्छा ये इंसान को कुछ हो गया इसलिए वो हाथ काट रहा है, नहीं। कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जब फील करते हैं, जब होता है ना कि यार सारे लोगों ने तो हमें बर्बाद किया आज तक, तो अंदर क्या वो टूटा हुआ अपने आप को पाते हैं, और इसी टूटेपन को एक्सप्रेस जब करना चाहते हैं तो वो फिर अलग अलग रूप में, वो एडिक्शन के रूप में भी आता है। ज़रूरी नहीं कि हम कोई इसी तरह करने लगता है, नशा करें, सेल्फ एडिक्शन हो। जैसे मेरे क्लाइंट तो उन्होंने बोला कि मैम मैं अपना कुछ भी नहीं करता हूँ, बट मेरे साथ ये है कि मैं बस अपना सिगरेट से ना हाथ जलाता हूँ। तो वो क्या है कि बेसिकली उनके साथ इतना ज़्यादा ज़िंदगी में हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है, और क्योंकि वो उसको डील नहीं कर पाए हैं आज तक, उनको समझ में नहीं कि सही रास्ता क्या है, मुझे जवाब कहाँ से मिलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस वजह से वो अपने उस डिस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए फिर ये सारी हरकतें, स्मोकिंग ना करके बस सिगरेट जलाकर, सिगरेट वो करना या जलाना अपने आप को, या अल्कोहल एडिक्शन होना, या किसी भी तरह का एडिक्शन होना, इवन बिंज ईटिंग जो हम बोलते हैं या बिंज वॉचिंग जो कहते हैं, वो भी है अपने आप को नम कर लेना एक तरह से। हमें उन्हें यही तो लोग सोचते हैं कि इमोशंस ही बेकार है। बेसिकली लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इमोशंस के साथ अपने आप को कैसे इवॉल्व करें, वो एक रास्ता है। लोगों को ये लग रहा है कि अरे मेरे अंदर इमोशन है, इमोशन से बुरी कोई चीज़ नहीं है, इसको निकालो बाहर, राइट। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं डिसेंसिटाइज्ड हो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो ओवर सेंसिटिव हो जा रहे हैं, और इसी को हम मास्क बोलते हैं। इतने से हमने इतने चेहरे चढ़ा लिए हैं कि हमें ये पता ही नहीं कि हम कौन है। ये आपने सही बात कही कि वाकई में आज का इंसान चेहरे पर चेहरे लगाता रहता है। तो वैसे अभी चेहरे की बात आई है मैडम, तो ये एक चेहरा रखा हुआ है हमारे पास, इसके बारे में हम मास्क सुपरमैन मैंड्रिक का मास्क है शायद। ये बेसिकली एक सिंपल मास्क है जो मैंने यूं ही मंगाया था एक इवेंट के लिए, बट इसमें 3 मास्क आए थे एक्चुअली, ब्लैक, रेड एंड वाइट।
और ये तीनों मास्क हैं बट वो ऊपर अभी रखे हुए हैं और ये वन ऑफ देम है जिसको मैं लेके आई हूँ, क्योंकि ये जो है इसी को हमने एक तरह से इसके अराउंड अपना ब्रांड बनाया है, क्योंकि हमें ये समझ में आया है कि मास्क लेयर में होता है। जैसे अगर मैं अपनी कहानी बताती हूँ, किसी भी इवेंट पर जाती हूँ, तो लोगों को यही एक तरह से इस मास्क के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सी व्हेन यू वर बॉर्न यू वर लाइक फुल ऑफ पोटेंशियल, है ना, सारी शक्तियाँ नहीं, सब कुछ था, मतलब कुछ भी बन सकते थे। बट क्या होता है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया अरे तुम गधे हो, अरे तो यू आर स्टूपिड, और क्या हुआ, उस समय नहीं लगा बट धीरे धीरे दिमाग ने उस प्रोग्रामिंग को ली, और फिर आगे चल के अगर बाय चांस वो बच्चा फेल हो गया या कुछ हुआ, कुछ नहीं कर पाया, तो ना वो एक इको की तरह आएगा, ओ मैं तो स्टूपिड हूँ ना, मैं तो गधा हूँ, तो मेरे से कैसे होगा। और फिर धीरे धीरे वो जो एक सेल्फ बिलीफ हम बोलते हैं वो और गहरा होता चला जाता है। तो उसी में हम पहले एक मास्क चढ़ाते हैं, फिर दूसरा मास्क चढ़ाते हैं, फिर तीसरा मास्क चढ़ाते हैं, और ऐसे करके लेयर्स में मास्क चढ़ाए रहते हैं। और यही अगर हमें इस चीज़ को हील करना हो तो फिर हमें धीरे धीरे वो मास्क उतारने अनवाइंड करना हो। तो इसी का कॉन्सेप्ट है एक तरह से अनमास्क, और इसी पे वही बुक भी है कि अनमास्क टू इवॉल्व। ये बुक का कवर बहुत ज़्यादा वो है बिकॉज मैंने इस बुक को बहुत यूज़ किया है। अच्छा, क्या है इस बुक की खासियत? इस बुक में ये है कि हम इसमें बातें करते हैं इवन ये सारी चीज़ों की कि ट्रॉमा क्या होता है। ट्रॉमा को पहले हम एज अ ट्रॉमा नहीं डिस्कस किया इस बुक में। इस बुक में हमने ये डिस्कस किया कि ट्रॉमा कैसे एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है। एक होता है कि हम जो इंसान हैं, हम एक इमोशनल बीइंग भी है, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग भी है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत लेयर्स हैं। और ये जो हमारा सेल्फ है, ये ग्रोथ होते होते हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और हर एक स्टेज में जो एक हम लेसन्स लर्न नहीं करते अपनी लाइफ में या अनरिजॉल्व रह जाती है, वो कैसे कंपाइल होके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत ही बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो सकता है वो बहुत छोटी घटनाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाइल होके अब आपको लगता है यार ज़िंदगी बस यही है, राइट। तो उसकी वजह से जो वही कॉन्सिक्वेंसेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हमने एक तरह से खुल के बात की है कि ट्रॉमा बेसिकली ट्रॉमा नहीं है जिसे आपको डर के भागना है। आप समझो कि ट्रॉमा कैसे एक रिलेटेबल एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ट्रॉमा बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप इंसान हो, आपके अंदर इमोशंस हैं, तो ट्रॉमा होना नॉर्मल है। बट नॉर्मल ये नहीं है कि आप उससे जो निकलते नहीं हो, ये नॉर्मल नहीं है। लाइक मैं ये आज भी कहती हूँ कि आपका गुस्सा होना नॉर्मल है, आपका रोना भी नॉर्मल है, बट आपको उस गुस्से को, उस इमोशन को अपने अंदर कई सालों तक दबा के रखना और किसी एक स्टेज के बाद एक तरह से ब्रेक डाउन होना, ये नॉर्मल नहीं है। बहुत सुंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं यही कोशिश है लोगों तक ये पहुँचाने की कि बेसिकली व्हाट इज़ रियल हीलिंग, रियल हीलिंग क्या होती है। और जो आपके इतने सारे सवाल हैं, जैसे आजकल का जो हमारा जनरेशन है वो एक ऐसा जनरेशन है जहाँ हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, वही मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, बट तभी भी हमारे पास वो सवाल क्यों नहीं आ पा रहा है, एक तरह से वो जवाब क्यों नहीं आ पा रहा है जो हमें अंत में वो खुशी दे के जाए। एट द एंड ऑफ द डे हम खुश हों उस आंसर को लेके कि ओके इस वजह से ये सारी चीज़ें थी और मैं इसको चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसी का बहुत सारा ऐसा सवाल जवाब और बहुत सारे इनसाइट्स जो ऑलमोस्ट 67 केस स्टडी से मुझे आज तक मिले, वो मैंने इसमें लिखा है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो हम कंपाइल नहीं कर पाए, उसकी एक सेकेंड बुक भी आएगी थोड़े दिनों बाद। बहुत खूब। अच्छा, ये कुल मिलाकर के गम और खुशी जीवन के जो दो पहलू हैं, अगर गम आया है तो फिर खुश होने के लिए फिर आप इंतज़ार करते रहिए और खुश होने की कोशिश भी करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आप ये बताइए कि जो आपका जो अंदर का बच्चा है मीनाक्षी वर्मा, वो राइटर नहीं या फिर इमोशनल वेलनेस कोच नहीं, तो जो मीनाक्षी वर्मा है वो कैसे खुश होती है? और तो इसकी भी बहुत प्यारी कहानी, और जैसा कि मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरे साथ बस एक प्रिविलेज है कि मेरे जो पहले की जनरेशन है, लाइक माई मदर एंड माई आंट, वो कहीं ना कहीं क्योंकि इसी फील्ड से हैं, तो बचपन से लेके आज तक मैंने वही चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। और बस यही एक मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिविलेज है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा इमोशनल मेंटोर है जिसके लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और इस बच्चे ने भी बहुत सारी चीज़ें हील की। लाइक मैं अपने 2 साल पहले की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। सो बेसिकली आई एम एन एक्स PhD स्कॉलर फ्रॉम वन ऑफ द IITs, और वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो कहानी भी कभी बताएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि किसी एक कारण से मुझे थोड़ा सा बता दीजिए उसका कहानी का, आज हमारे सुधांशु शो के दर्शक हैं तो। ऑलराइट, तो उसमें एक्चुअली ये हुआ था कि मैं इस पे काम कर रही थी, जहाँ पे ये हुआ था कि वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल डिफरेंसेस आ गए। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट मी गो ऑन दिस पाथ। तो जिस वजह से मुझे वो चीज़ वहाँ पे एक तरह से वो करना पड़ा। तो फिर क्या हुआ था कि मुझे उस समय वो डिसीजन मेक करते हुए लग रहा था यार क्या होगा, क्योंकि एकेडमिक्स में था हमेशा, तो एकेडमिक्स में जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट फाइनली मैंने सोचा नहीं, शायद ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे मैं शायद ज़्यादा अलाइव फील करूँगी, क्योंकि मुझे उस स्पेस में रहने से ज़्यादा मज़ा यहाँ आता है जहाँ मैं लोगों को ना वो इमोशंस के उस अप्स एंड डाउन्स में लेके जा पाऊँ और वो चेंजेस एक तरह से लेके आ पाऊँ ना, वो जो खुशी। क्योंकि सब लोग मुझे कहते हैं आप ना बड़ा रुलाते हो, मैंने कहा हाँ वो तो मैं रुलाऊंगी, बट हाँ एक प्रॉमिस है कि एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल स्माइल। तो ये मेरा प्रॉमिस रहता है। तो मुझे यही था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ या उस फील्ड में, तो फिर मैंने इसको चूज़ किया कि मुझे यहाँ जाना है। तो वहाँ पे एक ऐसा फेज़ था जहाँ पे लग रहा था यार मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। मगर फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इसी उसमें जाना है जहाँ मैं प्रैक्टिकली लोगों के साथ एक तरह से वर्क कर पाऊँ। तो क्या PhD जब आप कर रही थी तो वहाँ तो फिर मैंने ये चूज़ किया। तो PhD कंप्लीट नहीं किया? नहीं, PhD का उसका अलग वो है। मैंने वो चीज़ वहाँ पे एक अलग मोड़ दे के इस फील्ड में मैं आ गई, क्योंकि वहाँ पे ये था कि या तो मैं प्रोफेसर बनूँ या तो मैं ये चीज़ करूँ। मतलब सारे लोगों को था कि अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ रही हो, और ये सारी चीज़ें रहती है। तो फिर मुझे उधर नहीं जाना था। लोगों को बहुत वो भी था, शंका भी थी कि कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश करोगी ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, हो सकता है मैं गलत डिसीजन ले रही हूँ, बट आई वांट टू टेक दिस चैलेंज अप। तो यहाँ पे ये चीज़ था कि आपने वही पूछा ना कि आपके अंदर का जो ये बच्चा है, तो ये बच्चा शायद हमेशा से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत चाहता था। और दूसरी एक चीज़ थी कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि मेरा थोड़ा सा डायनेमिक पर्सनालिटी है। वो सेंस डायनेमिक इन द सेंस, जैसे क्या होता है कि हम लोगों की पर्सनालिटी जब समझते हैं तो 3-4 उसमें समझते हैं। लोग या तो विजुअल होते हैं, या तो काइनेस्थेटिक होते हैं, या ऑडिटरी होते हैं, या गस्टेटरी होते हैं, या ऑल्फैक्टरी होते हैं। इसका ये सेंस है कि आप जब इमोशंस को रिकॉर्ड करते हो अपने दिमाग में तो 2-3 तरह से करते हो। या तो विजुअली करते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको आप कुछ स्टेटमेंट्स बोलो तो वो बहुत विजुअली चीज़ें देखते हैं। और दूसरा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ महसूस कर पाते हैं बट वो देख नहीं पाते जब उनको कुछ इमेजिन करने के लिए कहो तो। और कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं आवाज़ों को, बट वो उनको अगर आप बोलोगे देखना या ये, तो वो नहीं कर पाते। बट मेरे साथ ये है कि मैं चीज़ों को मेरे स्मेल भी है, लोग, मैं इवन खाना भी खाती हूँ तो अगर मुझे उसका स्मेल पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मेरे साथ ये होता है थोड़ा सा। तो इस पर्सनालिटी की वजह से ये चीज़ है कि मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक अगर मैं नेचर में इवन वॉक के लिए जाऊँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ वहाँ पे फुल सेंसरी परसेप्शन का आपको एहसास होता है। तो जो मेरे अंदर का बच्चा है वो उस एक्सपीरियंस को हमेशा पाने की कोशिश करता है। इसलिए शायद मुझे घाट बहुत पसंद है। घाट हो गया या बीचों में घूमना हो गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में भी ये चीज़ था। बचपन में मेरा बचपन एक्चुअली कॉलोनीज़ में बीता है। तो क्या होता था कि हम लोग शाम को बच्चे लोग निकल जाते थे ऐसे यूं ही खेलने के लिए, और पूरा पेड़ है, सब कुछ है और वो है। तो वही मैंने कहा ना कि लोग अपना पैटर्न्स रिपीट करते हैं। तो बचपन में क्या होता था कि हम लोग क्योंकि घूमने निकल जाते थे, इसलिए आज भी मुझे यूं ही शाम को घूमने निकल जाना बहुत पसंद आता है। और इसी वजह से शायद उस स्पेस में रहने से अच्छा मुझे यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लोगों के साथ बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन कर पाती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है उस बच्चे को। बट हाँ, उस बच्चे ने भी बहुत झेला है, ऐसा नहीं है। और इसको कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब झेलते हैं और मैंने भी झेला है, बट उससे निकलना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि कभी कभी, अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूँ, हम ये नहीं कह रहे कि सारे माँ बाप बहुत बुरे होते हैं और सारी गलतियाँ माँ बाप की ही हैं, बट ये होता है कि हमारा परसेप्शन क्या था उस पल में। जैसे एक बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है और उसे TV देखना है, और माँ बाप बार बार बोल रहे हैं कि TV मत देखो, और उसको बार बार बोल रहे हैं कि जाओ जाके पढ़ो।
तो अगर दो सिचुएशन है, अगर एक सिचुएशन है जिसमें बच्चे ने बहुत पढ़ाई कर ली है बट अब उसे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, और उस स्थिति में अगर माँ बाप बोल रहे हैं तो हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में वो सही नहीं है। उस बच्चे को भी थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देना चाहिए, या खेलने ले जाएं या उसके साथ इंटरेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि वो टीवी ही देखे, पर उसके साथ अगर वो इंटरटेनमेंट उसे समझ में आएगा तो वो शायद उसकी तरफ बढ़ना चाहेगा। बट आजकल क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं तो वो है। और एक दूसरी सिचुएशन ये है कि बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और तब वो डांट सुन रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली माँ बाप भी परेशान हो गए और वो उसको बोलना चाह रहे हैं कि पढ़ लो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में उस बच्चे को बुरा लग सकता है कि मेरे माँ बाप मुझे बोलना पढ़ने नहीं दे, मतलब हर समय पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं और ये सारी चीज़ें। और इसको लेके इस एहसास, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है उस पल में। अगर वो उस प्रॉब्लम को समझते हुए एक्शन ले रहा है तो सही है, बट अगर उस बच्चे को बुरा लग रहा है, लेट्स से कि माँ बाप ने बहुत ह्यूमिलिएटिंगली कहा, तो हो सकता है वो एज अ ट्रॉमा उसके अंदर बैठ जाए। सो इट्स मोर अबाउट कि आपने उस वक्त में क्या परसीव किया, वो आपको ट्रॉमा देता है, ना कि बाहर का सिचुएशन। सो ये भी एक एस्पेक्ट है इसका कि हम सिचुएशंस पे फोकस नहीं करते हैं एक्सटर्नल, हम इस पे फोकस करते हैं कि उस इंडिविजुअल ने उस पल में क्या महसूस किया। हो सकता है उसके भले के लिए आसपास के लोगों ने किया, बट वो उसके लिए उस समय सही नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। तो आप से हम बस यही कह के विदा लेते हैं कि आज गम है तो कल है खुशी, ज़िंदगी की यही रीत है। तो इमोशनल वेलनेस कोच मीनाक्षी वर्मा जी से हम लेते हैं इजाज़त। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।